यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग सेकंड कक्षा 7 का पाठ 1। आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने हेतु आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। अध्याय 1, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, यानी हजारों वर्ष पहले जो परिवर्तन हुए हैं उनकी हम पड़ताल करेंगे। वे क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ को आप अंत तक जरूर देखें। इस पाठ में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो बनते हैं जो आरएएस, आईएएस, रीट, कांस्टेबल, पटवार, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनको पूछा गया है। मानचित्र 1 व 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इंद्रिसी ने 1154 में बनाया था। ये कब बनाया गया? 1154 में बनाया गया। जबकि दूसरा मानचित्र फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया। अब इन दोनों नक्शों को हम देखेंगे तो पहला नक्शा देखो, ये मानचित्र है। इसमें हमें हमारा भारत स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। जो कब बनाया गया था? 1154 में इसको बनाया गया था। जबकि दूसरा जो नक्शा है वो फ्रांसीसी मानचित्रकार द्वारा 1720 में बनाया गया। इसमें भारत की स्थिति है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। श्रीलंका भी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर श्रीलंका, और तटों का बारीक गहराई से इनका नाम लिखा गया है। ये 18वीं सदी के आरंभ में गविलोम द लिस्ले के एटलस नुओ के अनुसार यह उपमहाद्वीप है। यानी उस एटलस के अनुसार इसको क्या माना गया है? उपमहाद्वीप माना गया। तो ये इस प्रकार इन दोनों मानचित्रों में ये अंतर पाया गया। इसमें देखो जगहों के नाम अरबी में दिए गए। दूसरा जो मानचित्र है इसमें जगहों के नाम ये दिए गए इस प्रकार है, ये अरबी भाषा में दिए गए। उत्तर प्रदेश का कनौज, इसको कान्याकुब्ज भी कहा जाता है। मानचित्र पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया है। यानी ये दूसरा मानचित्र है वो पहले मानचित्र के 600 वर्ष बाद बनाया गया है। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई है। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। नई व पुरानी शब्दावली, नई और पुरानी शब्दावली, भाषा में भी काफ़ी अंतर आ जाता है। देखो भाषा भी समय के साथ साथ बहुत बदली। समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदले। और 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय था पंजाब, हरियाणा व गंगा यमुना के बीच का इलाका। और यानी 13वीं सदी में जब मिनहाज उस सिराज ने हिंदुस्तान शब्द किसके लिए प्रयोग किया? मिनहाज उस सिराज ने हिंदुस्तान शब्द पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया। जबकि आज हम पूरे भारत के क्षेत्र को क्या कहते हैं? हिंदुस्तान कहते हैं। तो मिनहाज ए सिराज ये गुलाम वश के समय लेखक था। सल्तनत काल में एक लेखक था, इतिहासकार था, जिसकी पुस्तक का नाम है तबकात ए नासिरी, 1260 में लिखी गई थी। मिनहाज ए सिराज की पुस्तक का नाम क्या है? तबकात ए नासिरी, जो 1260 में लिखी गई थी।
16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। बाबर ने आत्मकथा में हिंदुस्तान शब्द जो लिखा है वो भूगोल, पशु पक्षियों यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया है। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज जोड़ते हैं। आज क्या है, हिंदुस्तान शब्द कहते ही हमारे राष्ट्रीयता की भावना है वो उसमें शामिल हो जाती है, लेकिन 14वीं सदी में ये राष्ट्रीयता की भावना हिंदुस्तान शब्द से नहीं जुड़ी हुई थी। शब्दों में भी देखो अंतर आ जाता है। विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लेते हम, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। यानी विदेशी का अर्थ आज हम विदेशी का अर्थ उसके लिए प्रयोग करते हैं कि वह व्यक्ति जो भारतीय न हो। लेकिन मध्य युग में विदेशी शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। ये मध्यकाल की घटना है। जब कोई गांव में कोई दूसरे गांव से व्यक्ति आ जाता था अनजान, तो वो ही क्या कहलाता था, विदेशी कहलाता था। किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। यानी वनवासी अगर किसी नगर में चला जाता तो वो नगरवासियों के लिए क्या होता, विदेशी होता था। इतिहासकार और उनके स्रोत, यानी इतिहासकार उन्हें किन स्रोतों के आधार पर ये पता लगाया कि उनमें इस प्रकार परिवर्तन आया है। पिछले साल हमने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्ष का इतिहास है वो पढ़ेंगे। ये जो पुस्तक है कक्षा 7 की, इसमें हम 700 से 1750 ईस्वी तक का लगभग इतिहास पढ़ेंगे। इतिहासकार इस काल में जो सूचना इकट्ठी करते हैं वो सिक्कों से, शिलालेखों से, स्थापत्य जो भवन बने हुए उनसे और लिखित सामग्री से प्राप्त करते हैं। अन्य स्रोत क्या है, देखो इतिहास जानने के जो अन्य स्रोत है वो है धर्मग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ, मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है। तो अभिलेखागार एक शब्द आया है। अभिलेखागार का अर्थ क्या है? अभिलेखागार ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है वो क्या कहलाता है? अभिलेखागार कहलाता है। राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार होता है और राज्य के लिए राज्य अभिलेखागार होता है। हमारा राजस्थान का जो अभिलेखागार है वो कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। उन दिनों छापे खाने तो थे ही नहीं, इसलिए लिपिक या नकलनवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। यानी हाथ से लिखने का काम वो करते थे। ये देखो हाथ से ये नकल कर रहा है, प्रतिलिपि तैयार कर रहा है। फिर है लिखावट में भी अंतर है। देखो ये पहले इस प्रकार की लिखावट थी और बाद में ये बिल्कुल नज़दीक है वो इस प्रकार की लिखाई है वो लिखी गई है। अब देखो ये दोनों प्रकार की जो लिखाई है इनको क्या कहते हैं? लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिक लिपि बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह
रूप से लिखे जाते हैं। यानी नस्तलिक लिपि जो बाईं ओर लिखी गई है उसमें वर्ण को जोड़ करके धारा प्रवाह के रूप में लिखा जाता है, जबकि अन्य जो लिपि है शिक्षत लिपि, शिक्षत लिपि दाईं ओर अधिक संघन और संक्षिप्त तथा कठिन है। यानी ये जो लिपि है ये शिक्षत लिपि कहलाती है। ये लिपि क्या कहलाती है? शिक्षत लिपि कहलाती है, जो कठिन यानी शब्दों को पास 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 जोड़ के लिखी गई है। और ये जो लिपि है जो अलग अलग वर्णों को जोड़ करके लिखी गई है, ये क्या कहलाती है? नस्तलिक लिपि कहलाती है। ये क्या कहलाती है? नस्तलिक लिपि कहलाती है। तो इस प्रकार इन लिपियों में भी अंतर समय के हिसाब से आता गया। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा। दोनों में भी देखो अंतर आ गया। यानी 2 वर्ष बाद लिखने पर भी इन दोनों में क्या आ गया? अंतर आ गया। तो समय के साथ है वो परिवर्तन चलता जा रहा है। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, सिंचाई में रहट, कताई में चरखे, ये आपको याद रखना है। ये प्रतियोगी परीक्षा में आईएएस में पूछा गया है। सिंचाई में रहट, रहट क्या काम आती है? सिंचाई के काम आती है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय शस्त्र बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल होता था। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल रहा। ये जो समय है 1000 वर्षों का, वो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से परिवर्तन काल ही रहा। इस काल में जिन समुदायों का, ये देखो ये रहट है, से ऊंचाई पर पानी को ले जाया जाता था। तो ये था रहट, सिंचाई के काम आता है। महत्व बड़ा, उनमें एक समुदाय था, यानी सर्वाधिक जो महत्व बड़ा वो किस समुदाय का बड़ा? राजपूत का, जिसका नाम है राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे। यानी राजपूत शब्द के अंदर कौन कौन आते थे? राजा भी आता था, सामंत भी आता था और सेनापति और सैनिक भी आते थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान किया करते थे। चारणों का क्या कार्य था? कवियों और चारणों का राजपूतों की आचार संहिता, नियमों के बारे में उनको अवगत कराना, स्वामी भक्ति, उनके पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करना। फिर है कायस्थ। ये जातियां थी, देखो मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ। ये कायस्थ वाला क्वेश्चन है वो प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया। कायस्थ का अर्थ क्या होता है? लिपिक। कायस्थ का अर्थ क्या होता है? लिपिक। तो लिपिक यानी बाबू को क्या कहा जाता है? कायस्थ कहा जाता है। इस पूरे काल के दौरान क्रम से जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। अब जंगलों की कटाई करेंगे, पर्यावरण प्रदूषण है वो तेजी से बढ़ेगा। तो पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। यानी जब पेड़ जंगलों की कटाई होनी शुरू हो गई कृषि के लिए, तो यहाँ रहने वाले वनवासी है वो उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह उनको जाना पड़ा। तो पर्यावास शब्द का अर्थ आपको याद करना है। पर्यावास, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। यानी पर्यावास का मतलब है जिस स्थान पर जो लोग रहते हैं उनकी पर्यावरण और सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली, वो क्या कहलाती है? पर्यावास कहलाती है। फिर है अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। जैसे अलग अलग कबीला होता था, जातियां होती थी, वो अपने अपने नियम स्वयं बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत
कहा जाता था। जाति पंचायत है वो जो गांव के मामले होते थे या फिर गांव पर नियंत्रण जाति पंचायत के द्वारा रखा जाता था। क्षेत्र और साम्राज्य, चोल जिसका हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे, तुगलक के बारे में हम इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय 3 में पढ़ेंगे, मुगल अध्याय 4 में। बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन जो 1266 से 1287 तक शासक रहा, की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति जिसका हम अध्याय 2 में अध्ययन करेंगे, एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल गोड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। गयासुद्दीन बलबन का प्रशस्ति में क्षेत्र बताया गया, यानी ये लिखा है क्षेत्र और साम्राज्य। तो उसके क्षेत्र और साम्राज्य का पता हमें कहाँ से लगता है? एक प्रशस्ति के माध्यम से लगता है कि गयासुद्दीन बलबन का जो साम्राज्य था वो बंगाल गोड़ से लेकर के गजनी तक फैला हुआ था। तो बंगाल को क्या कहते थे? पहले गोड़ कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना है। जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। अब दक्षिण भारत किस नाम से जाना जाता था? द्रविड़ नाम से। तो द्रविड़ किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत को द्रविड़ कहा जाता था। इस चित्र को देखो, इसमें गयासुद्दीन बलबन का जो साम्राज्य है उसके बारे में इसमें बताया गया है। भाषा तथा क्षेत्र, कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश में हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री ये दक्षिणी कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मैबारी तमिलनाडु में, गोड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में भाषा बोली जाती है। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं है। ये भी याद रखना है, संस्कृत किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जो केवल ब्राह्मण जानते थे, आम जनता नहीं जानती थी। फिर है पुराने और नए धर्म। पुराने और नए धर्म में भी परिवर्तन आ जाता है। इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में भी कई बड़े परिवर्तन आए। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ नए देवी देवताओं को पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता आदि ये परिवर्तन आए। संस्कृत ग्रंथों के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे। नए नए शासक जो प्रतिष्ठा की चाह में इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा भी और बढ़ गया था। संरक्षक कौन कहलाता है? कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, वो क्या कहलाता है? संरक्षक कहलाता है। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। यानी पहले क्या था? वैदिक भक्ति थी। पहले क्या थी? वैदिक भक्ति थी और उस वैदिक भक्ति में ऊंच नीच, भेदभाव, महिला पुरुष इस प्रकार का भेदभाव पाया जाता था। तो एक भक्ति मार्ग की अवधारणा उत्पन्न हुई जिसमें सभी लोग शामिल हो सकते थे, किसी भी प्रकार का इसमें भेदभाव नहीं था। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को ही स्वीकार करते हैं। उलेमा किसे कहते हैं? ये आपको याद रखना। उलेमा किसे कहते हैं? विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों को क्या कहा जाता है? उलेमा कहा जाता है। किस धर्म में? इस्लाम धर्म में। इस्लाम धर्म में विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों को उलेमा
कहा जाता है। मुसलमानों में देखो दो वर्ग थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। यानी पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में जो शिया संप्रदाय के लोग थे वो पैगंबर साहब के दामाद अली को क्या बनाना चाहते थे? खलीफा बनाना चाहते थे। लेकिन अली को खलीफा नहीं बना करके प्रथम खलीफा है वो किसको बनाया गया? अबू बकर को बनाया गया। तो प्रथम खलीफा का नाम आपको याद रखना है। इस्लाम धर्म में प्रथम खलीफा कौन था? अबू बकर। कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा। 19वीं सदी में अंग्रेज इतिहासकार थे, उन्होंने भारत के इतिहास को कितने युगों में बांटा? 3 युगों में। कौन कौन से थे? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया। देखो इतना समाज में परिवर्तन आया कि यहाँ पर यूरोप की कंपनियां भी क्या हो गई? आकर्षित होने लग गई। अब है प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से। अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? मध्यकाल में गांव में आने वाला कोई अनजान व्यक्ति जो समाज एवं संस्कृति का अंग न हो वो क्या कहलाता था? विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी या फारसी में अजनबी भी कहा जा सकता है। नीचे उल्लेखित बातें सही है या गलत है तो इनके बारे में हमें बताना है। सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। 700 के बाद के काल के संबंध में हमें अभिलेख नहीं मिलते हैं। तो सही बात है, ये हमें अभिलेख नहीं मिलते हैं। इस काल के दौरान मराठों ने अपनी राजनीतिक महत्व की स्थापना की। बिल्कुल सही। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। ये भी सही है। कृषि केंद्रित जो बस्तियों के विस्तार के कारण वनवासियों को बाहर निकाल दिया जाता था। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर, कश्मीर का शासक था। ये गलत है। असम, मणिपुर, कश्मीर का शासक वो नहीं था। बंगाल यानी गौड़ से लेकर अफगानिस्तान के गजनी तक था। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अभिलेखागारों में रखे जाते हैं। अभिलेखागारों में रखे जाते हैं दस्तावेज रखे जाते हैं। 14वीं सदी के एक इतिहासकार था जियाउद्दीन बर्नी। 14वीं सदी का इतिहासकार कौन था? जियाउद्दीन बर्नी। और इनमें भरना है आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी इस उपमहाद्वीप के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें। इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की तालिका दें। 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे, युद्ध में आग्नेयास्त्र, बारूद वाले हथियार का प्रयोग शुरू हो गया। इस काल के दौरान कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की भी जानकारी देवें। 1000 वर्षों के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। लोगों में दैविक आस्था व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर थी। हिंदू धर्म में नए नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, पुरोहितों का महत्व बड़ा जो ब्राह्मण हुआ करते थे। इस काल में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ जो कि कर्म कांडों के आलोचक थे। इस काल में 7वीं सदी में इस्लाम और 16वीं सदी में ईसाई धर्म का भारत में उदय हुआ। 7वीं सदी में तो क्या हुआ? इस्लाम धर्म का, और 16वीं सदी में ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। 16वीं सदी में अंग्रेजों ने यहाँ पर कौन से धर्म का प्रादुर्भाव किया? ईसाई धर्म का। पिछले कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला?
पिछले कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द के अर्थ में अनेक परिवर्तन हुए। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका अर्थ गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्र और पंजाब हरियाणा से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयोग किया गया शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे? जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी जिससे कि वे अपनी जाति के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित कर सके। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गाँव में रिवाजों का पालन भी करना पड़ता है, यानी जो रीति रिवाज थे आज भी हम गाँव में जो परंपरा चल रही है, रीति रिवाज चल रहे हैं, उनका हम पालन करते हैं। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से तात्पर्य है उस साम्राज्य से है जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हो, जैसे सल्तनत साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि। पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती है? पांडुलिपियों के प्रयोग में कौन कौन सी समस्याएं आती है? पांडुलिपियों के उपयोग से इतिहासकारों के सामने निम्न समस्याएं आती है। कई बार पांडुलिपियों की लिखावट को समझने में दिक्कत आती है। आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है, यानी मूल पांडुलिपि हमें नहीं प्राप्त हो पाती है। जिसमें दूसरा कोई व्यक्ति लिखता है तो उसमें अंतर आ जाता है। मूल पांडुलिपि की नई प्रतिलिपि बनाते समय लिपिक छोटे छोटे फेरबदल कर देते हैं, कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य बदल देते हैं। सदी दर सदी प्रतिलिपियाँ ही प्रतिलिपियाँ बनती रहती है, अतः एक ही मूल ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत अलग हो जाती है। इतिहासकारों को बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं? क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है? यानी इतिहासकार जो समय है उसको कालों और युगों में कैसे विभाजित करते हैं? अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर अतीत के कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। इन आधारों पर इतिहास को प्राचीन, मध्य, आधुनिक कालों में बांटा गया है। कालक्रम को विभाजित करते समय इतिहासकारों के सामने समस्या उत्पन्न होती है, वे किस महत्वपूर्ण घटना के बाद कालक्रम का विभाजन करें। आओ करके देखें, तो ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।